हैं। तो इन चुनावों को आखिर कैसे देखा जाए? सुरक्षा के इंतजामात पर, यहाँ के मुद्दों पर और इन चुनावों के मायने क्या हैं, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रीय विपक्ष के लिए? इस पर बातचीत करने के लिए इस ब्रॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ शुक्ला द रेड माइक के, और साथ ही मनीषा पांडे भी कुछ देर में जुड़ेंगी, न्यूज लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कोलकाता से। सौरभ, सबसे पहले तो अगर आपसे मैं ये पूछ सकूं कि ये जितनी जो इमेजेस आ रही थी इन दी रन अप टू दिस इलेक्शन के फेज में, ये देखकर ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध क्षेत्र की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन क्या इस स्केल की हिंसा होती है कि ऐसी तस्वीरें बिहार उत्तर प्रदेश के चुनावों में कभी आपने देखी हैं, या बिल्कुल लगता है कि अलग सी तस्वीरें देख रहे हैं इस दफा? देखिए, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस किसी स्टेट में होता है तो वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में ही होता है। लोगों की मौत भी होती है और जिस तरीके से हाई स्टेक्स बैटल है, अ, वो एक इंतजाम देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल पुलिस पर बायस होने का आरोप लगता रहा है। तो अपना चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और जो तस्वीरें आई हैं, अब देखिए, पिछले जब फर्स्ट फेज के चुनाव था, आपको याद होगा बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ा-दौड़ा मारा जा रहा था। आपको याद होगा, आप खुद आसनसोल में थी, वहां बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी को तोड़ दिया गया था, उन पर हमला किया गया। वैसे ही टीएमसी के कैंडिडेट पर परसों हमला किया गया, कैंडिडेट इनफैक्ट टीएमसी की सांसद पर हमला किया गया। तो इंतजामात तो होने चाहिए, लेकिन आपके वो इंतजाम अगर वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सीएपीएफ या पुलिस की जो तैनाती है, वो मतदाताओं को ये फील देने के लिए है कि आप सुरक्षित हैं, उनको डराने या इंटिमिडेट करने के लिए नहीं। तो ये एक अहम बात है। और जिस तरीके से आज हमने देखा है, कभी हमने नहीं देखा कि सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह इस वक्त डायमंड हार्बर में है। सीआरपीएफ का डीजी शायद हमने नहीं देखा है, पहले होगा तो हमें नहीं याद है, लेकिन बंगाल में जाकर के उनका कैंप करना, ये ये दिखाता और बताता है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव वहां पर करवा रहा है। और जैसे आप यही फ्लैश कह रहे हैं कि कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, मारपीट की खबरें आ रही हैं, तो स्मिता जी, जब इतनी इंतजाम के बाद भी मारपीट हो रही है, हिंसा की खबरें आ रही हैं, तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, तो हमें लगता है कि इंतजामात भी थोड़े कम हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि आपके इंतजाम होने चाहिए, लेकिन आपके इंतजाम से वोटर को डर नहीं लगना चाहिए या वोटर को इंटिमिडेट आप ना कर दें, इस बात की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। लेकिन सौरभ, जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आती हैं और यहाँ पर लोग मारे भी जाते हैं। पर एक बार मैं फिर से पूछूंगी, क्योंकि अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश की भी हालात देखें, वहां पर दबंगों की वहां पे भी कमी नहीं होती है, मसलमन की वहां पे भी कमी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में वहां से पुलिस अफसरों का इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बनकर आना पश्चिम बंगाल में, और खुलेआम सिंघम स्टाइल की रील्स बनाना, क्या इसकी भी आपको जरूरत दिखाई पड़ती है, या ये मैसेजिंग पॉलिटिकल है? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो पुलिस ऑब्जर्वर होता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है, उसका काम ऑब्जर्व करने का ज्यादा होता है। उसका काम होता है कि जो वहां की लोकल पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उसको सुपरवाइज करना और ऑब्जर्व करना। इस केस में अजय पाल शर्मा का एक इतिहास रहा है। इनफैक्ट जो पहली लिस्ट ऑब्जर्वर्स की गई थी उसमें ये नहीं है। एक ऑब्जर्वर वहां नहीं थे तो उनको बाद में वहां पर तैनात किया गया। जो अजय पाल शर्मा है वो 2011 बैच ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश में तैनात रहे हैं। उनके ऊपर तमाम इंक्वायरीज हुई हैं, कई एनकाउंटर्स हुए हैं। उनके ऊपर नोएडा में जब थे तो एक एनकाउंटर के ऊपर उन पर एक लंबी अच्छी खासी इंक्वायरी हुई। इनफैक्ट जो वीडियो भी महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया था उस पर भी उन पर एक जांच हो चुकी है, जिसमें सीवीसी ने या विजिलेंस ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। लेकिन वीडियो, अब जाहिर सी बात है कि किसी गांव वाले ने तो बना करके पोस्ट किया नहीं है, वीडियो बनवाया ही इन्होंने और इन्होंने सर्कुलेट भी कराया। शायद वो उनको पब्लिसिटी पसंद है। भारत में 1.5 GB मुफ्त डेटा है सबके पास फोन में, तो देश लगा हुआ है, रील बना रहा है या रील देख रहा है, तो रील का चस्का तो अभिनेताओं को सो है। अब तो अधिकारियों को भी फेमस होना चाहते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने डायलॉग दिया, उनके वीडियो बन रहे हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग होती है तमाम प्रोसीडिंग्स की, लेकिन वो रिकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन के कंजम्पशन के लिए होते हैं, मीडिया को सर्कुलेट नहीं किए जाते हैं। अनटिल अनलेस कोई हिंसा कर रहा हो, आप वहां पर आके डांट डपट रहे हैं, लेकिन लोकल पुलिस के ऑफिसर्स कहाँ हैं?
वहां आपके पास सीआरपीएफ के जवान हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे जब आप इलेक्शन कमीशन से ऊपर उठ करके और आपके जो वीडियोस हैं वो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं, तो सवाल आपकी न्यूट्रलिटी पर उठते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स यानी चुनाव आयोग होता है चलता फिरता, तो चुनाव आयोग के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग होते हैं, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना भी चाहिए और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, और इन दोनों ही केसेस में वो कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। और इनके निशाने पर लगातार जो शख्स बने हुए हैं, दर्शकों को बता दूं, वो जहांगीर खान हैं, जो कि इन चुनावों में उम्मीदवार हैं फाल्ता कॉन्स्टिट्यूंसी से साउथ 24 परगनास में। जहांगीर खान की जो पढ़ाई है वो क्लास 12 तक की हो रखी है। उनकी अगर हम इलेक्शन डिस्क्लोजर्स को देखें तो लगभग 2 करोड़ की उनकी एसेट्स बताई जा रही है, लाइबिलिटीज नहीं है। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक ऑफिशियल एक सिंडिकेट का वो हिस्सा है, जिसको एक भाईपो सिंडिकेट के तौर पर देखा जाता है इस रीजन में, जिन पर आरोप लगते हैं जमीन हड़पने के, स्मगलिंग के। हालांकि टीएमसी का कहना है कि ये सारी जो हैं राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए आरोप हैं, इन आरोपों के कोई सबूत नहीं है और उनके खिलाफ, जैसा हमने कहा, कि कोई ऑफिशियल स्तर पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इन सब के बीच में सौरभ, जो हमने पहले फेज में देखा, लगभग 93% वोटिंग हुई, इस फेज में भी लग रहा है कि बहुत बम्पर वोटिंग होगी। आप भी लगातार जो है इस एसआईआर डिलीशंस, अटेंडेंस रोल के बदलाव और हाई अटेंडेंस टर्नआउट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं रेड माइक में। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त के इस हाई वोटर टर्नआउट को लेकर? देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो चूंकि हम गए नहीं हैं और यहाँ से जो हम समझ पा रहे हैं उसको उसको अवलोकित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाई वोटर टर्नआउट तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनका देखिए 27 लाख का जो नाम कटा है वो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता करके काट दिया गया, और फिर सुनवाई का उतना लंबा मौका नहीं था। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि 6 महीने पहले एसआईआर कराने की जरूरत क्या है, वो भी पश्चिम बंगाल जैसे हाईली पॉलिटिकल स्टेट में जहां पर पॉलिटिकल वायलेंस की का एक बहुत लंबा इतिहास रहा हो। नंबर 2, एसआईआर के बाद लोगों को सुनवाई का वक्त नहीं मिलता है। अगर एक व्यक्ति भी जो वोट दे सकता है और उसका अधिकार है और वो रह जाता है जेन्युइन व्यक्ति, तो वो चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी विफलता है। जो एसआईआर है उसमें देखिए, वोट पहले क्या होता था कि भाई बीएलओ आता था, हमारे घर पे पूछ पाछ के वोट बना के चला जाता था। अब इस पूरे एसआईआर में हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि हमें अपने कागज दिखाने हैं और हमें नागरिकता प्रूव करनी है, क्योंकि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट जाहिर सी बात है नहीं है, तो जमीन के कागज, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, तो हर एक हिंदुस्तानी एक शक के दायरे में खड़ा हो गया, आकर के कटघरे में खड़ा हो गया, जहां पर उसको साबित करना है कि वो हिंदुस्तानी। नंबर 3, एसआईआर के चलते ये जो माहौल बन गया कि बंगाल, बिहार के बाद सबसे ज्यादा माइग्रेशन बंगाल से होता है, फिर उत्तर प्रदेश से होता है, तो इतना माइग्रेशन है तमाम जगहों पर, तो चाहे घरों में काम करने वाली महिलाएं हों, ई रिक्शा चलाने वाले हों, सब्जी बेचने वाले लोग हों, जो बड़े बड़े महानगरों में काम करते हैं, वो सब छोड़ छोड़ के बंगाल चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो ये जो डर है, वो लोग किसी तरीके से ट्रेन से, कोई बस से, बड़ी तमाम जहमतों के साथ वहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो वोटर टर्नआउट तो वैसे बंगाल में ज्यादा होता है, इस बार और ज्यादा है, और अब एसआईआर के खिलाफ वोट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं जिनका वोट कटा है, रिटायर्ड जजेस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, शिक्षाविद हैं, तमाम सरकारी महकमों में काम करने वाले लोग हैं जिनका नाम कट गया। अब आप दर्शकों को नहीं पता कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, जैसे स्मिता शर्मा नाम है, SMITA SHRAMA कहीं इधर उधर हो गया, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गया और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो बहुत महीन तरीके से ये एसआईआर किया गया है। अब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, अब उसमें एक लंबा डिस्कशन डिबेट हो जाएगा। तो नाम डिलीशन का डर या नागरिकता चली जाएगी डर की वजह से भी वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है कि वोट डालो तो हम कम से कम बने तो रहेंगे, हमारे पास सबूत तो है कि हमने वोट डाला है और हम नागरिक हैं इस देश के। तो ये जो डर है करोड़ों बंगालियों के दिल में, वो भी वोटर टर्नआउट है, उसको बढ़ा रहा है। सौरभ, बिहार में आपने जमीन पर जाकर वहां इतने सारे रिपोर्ट्स किए एसआईआर को लेकर, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी आपने किए थे। हमने एसआईआर को कवर किया बंगाल में, नंदीग्राम,
मालदा, इन तमाम एरियाज में अब बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे जहां कम से कम हमें लगा कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बहुत सारी बातें इलॉजिकल नजर आ रही थी। एसआईआर दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी हो रहे हैं। बंगाल का एसआईआर इतना अलग आखिर करने की नौबत क्यों आन पड़ी? और यहां से आगे जो एसआईआर दूसरे राज्यों में होंगे, बंगाल से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसको लेकर? अब इंडिकेशन का तो नहीं पता, हर राज्य अपने हिसाब से करता है। जो बिहार में वोट पड़े तो बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म्स नहीं जमा किए थे, फॉर्म्स नहीं भरे, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता करके इतने नाम नहीं काटे गए थे। बंगाल में जो पहला ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ वो मोर और लेस ठीक था, लेकिन उसके बाद जो डिलीशंस के लिए फॉर्म दिए गए और जिस हिसाब से जो ईआरओज होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के ही अधिकारी होते हैं, ईआरओज को की रिपोर्ट या ईआरओज के काम पर ही चुनाव आयोग ने सवाल उठा दिया और उनके ऊपर लाकर के कोर्ट जाकर के मजिस्ट्रेट बैठाए। मजिस्ट्रेट्स को सैकड़ों फॉर्म दे दिए गए कि एक दिन में आपको निपटाना है। वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है और बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करवा दी गई है। ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही ईआरओ पर एतबार ना हो चुनाव आयोग को। यूपी में भी हो गया एसआईआर, उसको लेकर भी सवाल उठे, तमाम बीएलओ ने अपनी जान ले ली, वो दबाव बनाया गया, वो सब हमने रिपोर्ट किया है हर जगह। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो शायद किसी और राज्य में ना हुआ हो। अब बंगाल में हाई स्टेक्स हैं बहुत ज्यादा। बीजेपी अब तक बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर नहीं जीती है, तमिलनाडु केरल के अलावा। तो वो पूरी कोशिश कर रही है। आप समझिए कि सुनील बंसल जो 2017 में यूपी में बीजेपी विजय के पीछे एक रणनीतिकार थे, वो इंचार्ज हैं बंगाल में और बेहद करीबी हैं अमित शाह के। और उनको अपना काम, उनकी रिपोर्ट अमित शाह मानते भी हैं और उनकी रिपोर्ट पर अमित शाह अमल भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना जितना तान करके चुनाव बीजेपी ने 2021 में लड़ा था, उतना तान करके चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने स्लॉग ओवर्स में ताबड़तोड़ बैटिंग की है, लेकिन उनका उनका चुनाव जमीन पर भी नजर आ रहा है और माहौल तो बीजेपी बना ही लेती है। अब आज शाम तक कुछ एग्जिट पोल्स आएंगे। अब एग्जिट पोल्स तो गलत भी लगातार होते ही आए हैं, अब तो नतीजा 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने वाले चुनाव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल और 25 में बिहार, 26 में पश्चिम बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश, ये 3 जो साल हैं 25, 26, 27, वो 2029 की दशा और दिशा तय करते हैं। तो बंगाल के चुनाव में अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो 2029 में आप देखेंगे कि उनका प्रोजेक्शन प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष के ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर होगा। अभी डेरेक ओब्रायन को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये मोदी वर्सेस ममता है। तो प्रोजेक्शन अभी से शुरू हो गया है। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बूस्ट होगा। मतलब बंगाल जीतना ये बीजेपी के लिए एक ऑस्कर से कम नहीं होगा, क्योंकि बंगाल वो कोहिनूर हीरा है उस मुकुट में जो मोदी जी के सर पर तो है, पर कोहिनूर की जगह खाली है। तो अगर वो बीजेपी जीतती है बंगाल, तो कोहिनूर का जो हीरा है मयूर सिंहासन पे सज जाएगा और वो उनका जो एक अश्वमेध यज्ञ है वो पूर्ण माना जाएगा। तो दोनों के लिए ही बहुत हाई स्टेक्स बैटल्स है। निश्चित रूप से कीर्ति आजाद से भी मैंने बात की थी, जो दुर्गापुर से सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2029 में ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री पद की कंटेंडर होंगी। अब उसके लिए जरूरी है कि पहले ये चुनाव में जो है नैया पार हो सके ममता बनर्जी की, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये चुनाव वो जीत जाती हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पावर बूस्ट होगा। शायद इसके आगे चलकर पता नहीं और कितने जो है वो स्टेट चुनाव इस तरह से लड़ सके। लेकिन सौरभ, एक बार विपक्ष की ही बात मैं आपसे दोबारा से करूंगी। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एसआईआर की लड़ाई लड़ी है इन चुनावों में, वो दिल्ली विक्टिम्स को लेकर पहुंच जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद चली जाती हैं वकील बनकर अपनी वकालत करने के लिए इस पूरे के पूरे मसले पर। राष्ट्रीय विपक्ष के लिए बंगाल के इन चुनावों से कौन से सबसे बड़े सबक हैं जो वो सीख सकते हैं? और ये हम जब बंगाल में थे तो बहुत सारे लोग मजाक कर रहे थे कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी, दूसरे लोगों के फोन आते हैं कि भाई हम तो बंगाल की ओर ही देख रहे हैं, अगर दीदी हार गई तो अखिलेश जी वगैरह उनके कार्डर्स भी जो है डिमोरलाइज होने लगेंगे। आप तो उत्तर प्रदेश से खैर आपका खास नाता है, आपका होम स्टेट है, तो क्या सबक है यहाँ राष्ट्रीय विपक्ष के लिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है? देखिए, अब सबक क्या है नहीं है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि अभी नतीजा तो आया नहीं है। तो सबक तो
क्योंकि कोई सीखना नहीं चाहता ना पत्रकारों से। पत्रकारों के पास वो सबक देने के लिए वो अक़लियत है, और ना नेताओं को पत्रकार उतना समझ आते हैं। देखिए, 2027 का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता जीतती हैं, तो ममता और अखिलेश यादव की अच्छी खासी करीबियत है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले भी थे पिछले महीने, और उसके बाद से ही आईपैक जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रही थी, उसी आईपैक ने ममता बनर्जी के कहने पर उत्तर प्रदेश में भी काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब आईपैक के संस्थापक विनेश चंदेल जेल गए, ईडी वाले मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, बाकी जो 2 लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, तो आईपैक ने अपना काम उत्तर प्रदेश में भी बंद कर दिया औपचारिक तौर पर। देखिए, जो आईपैक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्शकों के लिए भी, वो आईपैक 2021 से पहले से ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईपैक की एक टीम है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तासीर के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने कैंपेन डिजाइन कर रखा है। बूथ लेवल एजेंट से लेकर के चुनाव प्रचार के टैगलाइंस, म्यूजिक, रैलियां तक आईपैक ने डिसाइड की हैं। 2024 में भी उन्होंने किया था, 2021 में भी किया था। लेकिन वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले आईपैक का मेल लगाना कि सारे लोग काम बंद करो, हम लोग 11 मई तक रीथिंक को तय करेंगे कि हमें आगे काम करना है कि नहीं करना है। वो एक चीज है जो हमें देखनी होगी, क्योंकि देखिए, चुनाव में क्या होता है कि आखिरी के 7-8 दिन या होते हैं, अपना वोटर बूथ तक कौन ले जाता है और वोट डलवा लेता है। उसमें जो बूथ लेवल एजेंट होता है, वो सबसे अहम भूमिका रखता है, जिसका बूथ लेवल एजेंट का पास बनता है, जो बिल्ला लगा करके ऑथराइज्ड होता है, पर्ची बनाता है, बस्ता लगाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो वो बस्ता लगाने, क्या वो बस्ते लग गए हैं? जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी वहां पर हैं, और ममता बनर्जी की एक मशीनरी है जो उनको सपोर्ट करती है। तो ये सब कुछ हमने देखा है कि पुलिस कमिश्नर ईडी की जांच में लेके नहीं चले जाते ममता बनर्जी को। जब प्रतीक जैन के ऊपर हो रहा था उनके घर पर सर्वे ईडी का, तो ये एक आईपैक वाला पॉइंट है, वो हमें देखना है कि वो कैसे टर्न आउट होता है। वैसे बाद में बोला कि भाई आईपैक के लोग काम मत बंद करें, टीएमसी उनको पे करेगी, वी विल ऑब्जॉर्ब। बट आई नो few people who were working for IPAC, and they stopped working and they rushed back to Delhi and they did not contribute at all after that mail. So वो भी एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें देखनी होगी कि कैसे टर्न आउट होती है। 4 तारीख को पता चलेगा अब तो। ठीक है, 4 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके पहले जो है वैसे भी रेड माइक पर लगातार सौरभ शुक्ला जो हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के ज़रिए इसकी एनालिसिस भी आगे जारी रख रहे हैं। सौरभ, मुझे पता है कि आपको अभी के लिए किसी काम के में आप व्यस्त हैं, लेकिन मनीषा पांडे जुड़ चुकी हैं न्यूज़ लॉन्ड्री से हमारे साथ में। हाय मनीषा। हाय मनीषा, हाय मनीषा, हाय हाय, मनीषा। हैप्पी टू जॉइन हाय, यू। सौरभ से हम बात कर रहे थे कि इन चुनावों में ये जो हाई सिक्योरिटी है, अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी नज़र आ रही है, वो कितना ज़रूरी था पश्चिम बंगाल के चुनावों की राजनीतिक हिंसा के इतिहास को देखते हुए? योर थॉट्स मनीषा? You know, actually, I just want to add to what he was saying about IPAC also, because एक तरफ से इसमें ये भी हमें सोचने की बात है कि ये चिलिंग इफेक्ट जो जाता है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एज एन इंडस्ट्री, चाहे आपको वो पसंद हो ना हो, बहुत से हमारे व्यूज हैं कि इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है या आज इधर कल उधर, बट एक इंडस्ट्री एक फ्लरिश हुई थी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की, जिसको आप प्रशांत किशोर को काफी उसका श्रेय दे सकते हैं। बट कि एक प्रोफेशनल्स आएंगे, वो चाहे डेटा करेंगे, स्ट्रैटेजी करेंगे, हेमंत सोरेन से लेके जगन से लेके स्टालिन से लेके ममता बनर्जी, ये सब जो स्पेशली ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं जिनके पास उतना इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगर आप देखें तो बीजेपी और उनका मतलब डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये पार्टीज कंसल्टेंसीज के भरोसे काफी अपना मतलब स्ट्रेटेजाइजिंग करते थे। अब अगर आप कंसल्टेंसी और वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, चाहे वो टीएमसी में काम कर रहे हो, 2021 से उनका हेल्प कर रहे हो, लेकिन पार्टी का हिस्सा नहीं है, आप प्रोफेशनल्स पे रेड करते हैं, प्रोफेशनल्स को अरेस्ट करते हैं, तो एक चिलिंग इफेक्ट जो जाता है फॉर द होल इंडस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो ऑपोजिशन को ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात तो है सौरभ, जो आपसे मैं आखिरी कमेंट लूंगी बिफोर आई लेट यू गो, जो मनीषा कह रही है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल डेडिकेटेडली एक ही पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो मल्टीपल पार्टीज के लिए करते हैं। काफी जगह वो पार्टी हो सकता है किसी राज्य में सत्ता में हो तो किसी राज्य में ऑपोजिशन में हो, तो इसीलिए आज की तारीख में जो बीजेपी के साथ भी पॉलिटिकल कंसल्टिंग कर रही है और दूसरे राज्यों में,
कल को उस राज्य में अगर सत्ता बदले तो फिर मतलब वहां उनकी मुसीबत भी बढ़ जाएगी फिर। देखिए, बीजेपी से कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी दगाबाजी कर दे, वो उनकी हैसियत नहीं है। तो इसका आधा सवाल का तो जवाब ये है। नंबर 2, देखिए एग्जाम्पल के लिए आईपैक के साथ जो हुआ, आईपैक ने बीच चुनाव में काम बंद कर दिया। अब क्या आईपैक को कोई पॉलिटिकल पार्टी काम देगी? क्योंकि उसको लगेगा यार कल तो ईडी का दबाव आएगा इनके ऊपर, है तो बीच चुनाव में हमारा साथ छोड़ देंगे। और आईपैक की लाइन ऑफ आईपैक के जो चंदेल साहब जेल गए हैं, ईडी ने अरेस्ट किया, वो 2019 का एक मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है? ईडी उनसे क्या कागज मांग रही है? अब वो हमें तो नहीं पता, लेकिन कुछ जानकार हैं जो बताते हैं कि हो सकता है कि कुछ चुनाव से जुड़े हुए कागज भी हो। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज को लगता है, या पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, क्योंकि हमारी बात ही हो रही थी इस बारे में एक समाजवादी पार्टी के बड़े ऑफिशियरी से, वो यही बोल रहे थे कि अब ये तो गलत हो गया, अब हमारा तो भी कुछ डेटा उनके पास है, जितना उन्होंने काम किया था, सर्वे का काम शुरू कर दिया था उन्होंने, तो अगर वो डेटा शेयर हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, क्या होगा? तो ऐसे में कि ये जो पॉलिटिकल कंसल्ट, देखिए ये जितने भी लोग हैं अभी आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड होते नहीं है। भाई पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो नेता से जुड़ा होता है, नेता के विधायक से जुड़ा होता है, आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, तो उसके अपने उसको पैसे से नहीं लेना देना है, वो उसका अपना इंस्पिरेशन है, वो काम करना है या चुनाव लड़ना है, उसको सांसदीय का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे काउंसलर का इलेक्शन लड़ना होगा या उसकी बीवी को लड़ना होगा, तो वो अपने सेल्फ मोटिवेशन पे चुनाव लड़ता और लड़ाता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज की जो है वो पैसे पे काम होता है, वो उनका कैंपेन ज्यादा अच्छा होता है, साइंटिफिक होता है, डेटा के अनुसार होता है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी बन गई, क्योंकि बीजेपी उसको इतना नेक्स्ट लेवल ले गई है, तो काउंटर बीजेपी जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के खिलाफ, वो अपने अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स हायर करते हैं, अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग तरीके के कैंपेन डिजाइन करते हैं। लेकिन जो आईपैक के साथ हुआ और बीच चुनाव में काम बंद कर दिया, तो अब हर पॉलिटिकल पार्टी रीथिंक करेगी, कल को इनके ऊपर एजेंसीज का दबाव होगा तो हमारा काम ही बीच में बंद कर देंगे, हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे, हम तो फंस जाएंगे, ना इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि एक खुद बड़ा नेता जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, ये बात कह रहा था कि उनको डर था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जो आईपैक के साथ हुआ, कम से कम। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सौरभ शुक्ला फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस ब्रॉडकास्ट में।